हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेमोरी ऑफ बायो। मैं हूं डॉक्टर सुमित शुक्ला। हम लोग पढ़ रहे हैं ल्यूसेंट के बायोलॉजी सीरीज को, जहां हम लोग अब पार्ट 3 मतलब जैव विकास पर पहुंच चुके हैं। तो जैव विकास का क्या मतलब होता है कि धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी समय के उपरांत समय बढ़ते बढ़ते क्या होता है, किसी भी जीव में अलग अलग विशेषताएं आती हैं जिससे कि एक नए जंतु का निर्माण होता है। इसी को स्टडी को कौन कैसे बना था, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके स्टडी को, इसको पढ़ाई को बोलते हैं हम लोग जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बोलते हैं। इनको समझाने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट है, लेमार्क, डार्विन, वेलेस, डेवरिज। ये सभी क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज करते हैं और ये सभी साइंटिस्ट डिफरेंट डिफरेंट तरीका यूज करते हैं और हमें प्रमाण देते हैं कि हमारा विकास कुछ इस तरह से हुआ था। वो क्या क्या यूज करते हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग सबसे पहले उनको देखते हैं। जैसे कि वर्गीकरण से प्रमाण, वर्गीकरण से क्या प्रमाण मिलता है वो हम लोग भी डिस्कस करेंगे। तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण, अवशोषित अंगों से प्रमाण, कुछ अवशोषित अंग बच गए जो पहले में पाए जाते थे। जैसे मान लीजिए इंसान में पूंछ आ जाए तो मतलब हम लोग कुछ कुछ ऐसे जंतु से बने जिसमें पूंछ था, ये उसका प्रमाण, इस तरह से प्रमाण लेते हैं हम लोग। संयोजकता जंतुओं से प्रमाण, पूर्वजता से प्रमाण, तुलनात्मक भ्रमणिकी से प्रमाण। ये सब चीज़ें 12 हैं। बहुत से तरीके होते हैं, जीवाश्म से प्रमाण होते हैं, पशुपालन से प्रमाण, बहुत आनुवंशिकता से प्रमाण, डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग केवल आपको मैं बता रहा हूँ वो समझने की कोशिश कीजिए, आपका पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। जो कि है समजात अंग क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो प्रमाण समजात अंग से मिलता है वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम बात करें, मैं आपको लकड़ी देता हूँ। लकड़ी से आप देखिए क्या क्या बना सकते हैं। लकड़ी से बैट भी बन सकता है और कुल्हाड़ी भी बन सकता है। लेकिन जो इनकी उत्पत्ति है, जो लकड़ी है, वह देखिए ये लकड़ी कुल्हाड़ी, बैट कुल्हाड़ी असामान्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका मूल रचना लकड़ी है वो तो सेम है। तो इस तरह के जब अंग होते हैं जिनकी मूल रचना सेम है लेकिन काम अलग अलग करने की वजह से वो देखने में असमान हो जाए, उसको बोलते हैं समजाति अंग। जात मतलब जाति जिसकी एक हो, मतलब मूल इकाई एक हो लेकिन अलग अलग हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारा हाथ हो गया, हमारे हाथ में हड्डियां प्रेजेंट है और यह काम करने, ये कुछ भी पकड़ने के लिए हेल्पफुल होता है। अब चमगादड़ के पंख की बात करें, चमगादड़ के पंख में भी हड्डियां प्रेजेंट है लेकिन वो उड़ने में काम आता है। तो इसका मतलब तो ये है ना कि हाथ तो दोनों में है, बस काम अलग अलग, इसे देखने में अलग अलग दिखाई देता है। ये हो गया समजात अंग। इसका एग्जाम्पल सील के फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग और बिल्ली का पंजा व मनुष्य के हाथ। मौलिक रचना एक होती है लेकिन काम अलग अलग होता है। बोन्स क्या क्या होते हैं हमारे हाथ में, हम लोग स्केलेटन में, कंकाल तंत्र में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सुन लीजिए। ह्यूमरस, रेडिया, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल। हमारे चैनल पे एक लिंक वीडियो भी है जिसमें हम लोग 206 बोन्स को 5 मिनट के अंदर भी याद कर सकते हैं, उसका ट्रिक दिया हुआ है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। ये हो गया हमारा समजात अंग। उसके बाद आता है समजात अंग के बाद समरूप अंग। समरूप अंग क्या होता है, देखने में तो सेम है लेकिन उत्पत्ति कभी सेम नहीं हुई है। जैसे बात करें हम चमगादड़ के पंख की और तितली के पंख की, देखने में दोनों पंख ही हैं लेकिन तितली का पंख में हड्डियां थोड़ी होती हैं, वो तो एक पतली सी केवल झिल्ली है। तो दोनों का काम एक है, इसे देखने में एक है लेकिन उत्पत्ति या मूल इकाई सेम नहीं है। इसको बोलते हैं समरूप अंग। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, तितली, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं लेकिन देखने में एक समान लगते हैं, पर इनकी उत्पत्ति से अलग अलग ढंग से हुई है। तो ये हो गए हमारे समरूप अंग। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। इस तितलियां में झिल्ली होती है, शरीर भित्तिभंज द्वारा होता है। पक्षियों की पंख की रचना अग्रपादों पर परों द्वारा होता है। चमगादड़ में रचना हाथ की 4 लंबी उंगलियों द्वारा होता है। तो ये सब चीजें हो गई, मतलब अलग अलग उत्पत्ति है लेकिन देखने में सेम लग रहे हैं, उसको समरूप अंग बोलेंगे। तो ये सब भी प्रूफ देते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं जीवाश्म। जीवाश्म बहुत बड़ा खुद एक प्रमाण है। जैसे क्या होता है, मान लीजिए समय बीतता गया, कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, तो जमीन के अंदर दब गया है, लेकिन जब हम उसकी खुदाई करते हैं तो वो बाहर निकालने पे वह ऑर्गेनिज्म तो दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत साल हो गए तो खत्म हो गया होगा, लेकिन उसका जो शेप है वो चट्टानों में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं जीवाश्म, उसके पढ़ाई बोलते हैं जीवाश्म। ये भी बहुत बड़ा प्रमाण होता है कि ये जंतु इतने साल पहले ऐसा था तो अब ऐसा हो गया है, इसलिए जैव विकास में काफी रोल प्ले करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब देखिए ये सब चीजें हो गई छोटी, देखिए है तो बहुत डीप लेकिन पढ़ना आपको शॉर्ट में है, तो इतना चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो सिद्धांत ये है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है लेमार्क की बात। तो लेमार्क ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था फिलोसफी जूलॉजिका। आपके लिए बुक का नाम भी इंपॉर्टेंट है, फिलोसफी जूलॉजिका। इनका क्या कहना था कि लेमार्क का कहना था जो भी बदलाव हमारे सराउंडिंग में होते हैं,
जो हमारे वातावरण में बदलाव हो रहे हैं, अगर वह हमारे शरीर को इफेक्ट कर रहे हैं तो वह पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाएगा। समझिए कुछ इस तरह की, मान लीजिए इस जनरेशन में किसी का पैर कट गया तो उसके बच्चे भी सब लंगड़े होंगे, लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं है ना। लेकिन ये लैमार्क का कहना था, तो एक साइंटिस्ट ने कहा था, उनका कहना था कि वातावरण में जो प्रभाव होता है वो हमारे जीन को भी चेंज करता है और वो पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन जो कि पूरी तरह गलत था, ऐसा कुछ नहीं होता है। और इनका यह भी कहना था कि हम जिस ऑर्गन का, जिस बॉडी पार्ट का, जिस अंग का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वह उतना ज़्यादा विकसित हो जाता है, इसका नहीं करते हैं वह विकसित नहीं होता है या वह खत्म हो जाता है। ये दो चीज़ें इन्होंने मुख्यतः कहा था। इसका एग्जाम्पल उन्होंने जिराफ दिया था, इस जिराफ ने अपनी गर्दन बढ़ाई तो उसका गर्दन का साइज बड़ा हो गया, लेकिन यह गलत है, इसके बहुत से अनप्रूफ हैं, मतलब ये प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे ये सूट करता है। अब जैसे बात करें हमारे ईयर पिन्ना का प्रेजेंट होना, ये भी एक तरह से है कि हम लोग उसको यूज़ नहीं करते तब भी प्रेजेंट है। तो ये अब मान लीजिए महिला, भारत की महिलाएं नाक या कान में छेद करवाती, तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो नए लड़कियां जन्म लेती हैं, बच्ची जन्म लेती है तो उसके नाक और कान में हमेशा छेद हो, तो ये सब चीज़ें लैमार्क को फॉलो नहीं करती हैं। तो उसके बाद हम बात करें और उसके बाद हम देखते हैं डार्विन का सिद्धांत। डार्विन काफ़ी बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज की बुक लिखी हुई थी। वह बीगल नाम के जहाज में पूरे विश्व की भ्रमण किए थे। बीगल नाम के जहाज का नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीगल नाम के समुद्री जहाज से उन्होंने भ्रमण किया था। अब बात आती है इनका काम क्या था। यानी उन्होंने देखा, उनका कहना यह था कि हर ऑर्गेनिज्म में, हर प्रजाति में जब प्रजाति की संख्या बढ़ती है तो उनमें आपस में लड़ाइयाँ होती हैं सर्वाइव करने के लिए। अब क्या होता है, सब में कुछ न कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक, कुछ न कुछ अलग खासियत तो होता ही है हर इंडिविजुअल में, हर एक जंतु में। जैसे मान लीजिए इंसान है, इंसान के हर इंसान में अलग अलग खासियत होती है। तो जो खासियत अच्छी होती है, जिसमें उस समय को फेस करने के लिए खासियत जिसमें अच्छी होती है, वह आगे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं, वो मतलब सर्वाइव कर पाते हैं। तो इस तरह से अच्छाइयाँ या वेरिएशन इकट्ठा होते जाती है और कुछ समय बाद इतने बदलाव आ जाते हैं कि वह पुराने से अगर हम कंपेयर करें तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि कोई नया जंतु का निर्माण हो गया है। तो नई स्पीसीज कुछ इस तरह से बनती है। डार्विन का यह कहना था कि मान लीजिए बदलाव होते गए। जैसे समझिए, मान लीजिए कोई एक, बोलिए जैसे मान लो कोई है कि जो अभी इस इलाके में पाया जा रहा है, कोई एकदम ट्राइबल एरिया में, मतलब एकदम जंगल में पाया जा रहा है, और कोई एकदम मॉडर्न जगह में पाया जा रहा है, तो कुछ समय ऐसा होगा कि दोनों एकदम डिफरेंट लगेंगे दिखने में, बोलने, ढंग, चलने। तो वो कि समय समय पास होते होते ऐसा हो सकता है कि वो दो अलग अलग जाति ही बन जाए। तो मतलब इस तरह से बोलते हैं वेरिएशन होने की वजह से नेचर पहले सेलेक्ट करती है कौन अच्छा है, कौन सर्वाइव कर सकता है, वही आगे ट्रांसफर होता है और इस तरह से नए जाति का निर्माण होता है। यह डार्विन का कहना था। जो मैंने बताया वो आपके लिए सफिशियंट है। अब बस आप उसको समझ जाइए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आपको क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर बात करते हैं डार्विनवाद के बाद एक नया आया न्यू डार्विनिज्म। मतलब सिंपल सी बात, जो डार्विन में कमियां थी, खामियां थी, उसको निकाल करके नया लॉ बनाया गया, जो अच्छाइयाँ थी उसको लिया गया। मतलब मेनली बेस्ड डार्विन पर ही था। इसका क्या कहना था कि जैसे मैंने अभी आपको बोला ना कि हर में कुछ न कुछ वेरिएशन होता है। ये वेरिएशन क्यों होता है, तो उसको उसमें दिखाया गया। ये वेरिएशन हो सकता है कि जैसे जब हम जानते हैं हमारा जब मियोसिस होता है, ये बोलते हैं हम लोग, जब क्रोमोसोम बढ़ते हैं उसमें कोई गलतियां हो जाए, या गलतियां हो जाए मतलब कुछ बदलाव आ जाए, तब ये वेरिएशन आ सकता है, मतलब बदलाव आ सकता है। या उत्परिवर्तन के वजह से, मतलब सडन कोई जीन में, अचानक कोई जीन में कोई बदलाव आ जाए, जैसे यूवी रेस से या कोई भी चीज ड्रग्स से, तो उससे भी नए वेरिएशन आ सकते हैं। हालांकि हरदम जनरली उत्परिवर्तन वाले हानिकारक ही होते हैं, लेकिन अगर अच्छे हो गए तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो जाएंगे या कुछ अलग रोल प्ले करेंगे। या प्रकृति वर्ण भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई सर्वाइव, जैसे छोटे जिराफ जिसके गर्दन छोटी थी वो सर्वाइव भी नहीं कर पाए, वो तो मर गए, तो बचे ही नहीं, जो बचे तो बड़े ही बचे। ये भी विकास में एक रोल प्ले करता है। या जनन, तो ये चार हो गए, विविधता, बदलाव, जो वेरिएशन है, उत्परिवर्तन, प्रकृति वर्ण, जनन, ये सब चीज़ें जो हैं न्यू डार्विनिज्म में इंक्लूड की गई थी। डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को के जीनवाद के ढांचे में ढाल गया, मतलब मेनली जीन पर बेस्ड है ऐसा कहा गया। उन्होंने कहा कि इनके अनुसार किसी जात पर कोई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है जिससे इस जात से नई जाति बन जाती है। तो बस आपको इतना समझना है, कुछ नए मॉडिफिकेशन किए गए। अब जीन के लेवल की बात कर, न्यू डार्विनिज्म में क्या हुआ, जीन के लेवल की बात होने लगी। डार्विनिज्म में क्या था कि नेचुरल की बात करते थे हम लोग, बात करते थे प्रकृति वर्ण के बारे में बात करते थे, और उनमें जो
विभिन्नता थी बस उसकी ही बात करते थे, जीन के लेवल पे नहीं आते थे, क्योंकि डार्विन के टाइम पे जीन की खोज ही नहीं हुई थी। उस टाइम पे मेंडल अभी स्टार्ट ही हुए थे काम करना, तो कोई उसमें जीन की बात ही नहीं थी। डार्विन के डेथ के बाद जीन की बात आती है, तो जीन तो बोलेंगे नहीं क्योंकि जीन खोज ही नहीं हुई है। तो न्यू डार्विनिज्म में जीन के बारे में आता है। फिर बात करते हैं उत्परिवर्तनवाद। समझते हैं होता क्या है। इसकी खोज की थी हुगो डिवरीज ने, सबसे पहले सिद्धांत प्रस्तुत किया था इसके बारे में। इसमें उत्परिवर्तनवाद, इसमें क्या होता है, जीन में कोई अचानक चेंजेस आ जाए या जीन में जो न्यूक्लियोटाइड है या क्रोमोसोम है उसमें कुछ बदलाव आ जाए, उसको बोलते हैं उत्परिवर्तनवाद। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, मान लीजिए यूवी रेस से हो गया, कोई ड्रग से हो गया, या जो जब क्रोमोसोम बट रहे हैं आपस में तो उसमें कोई गलतियां हो गई, कोई भाग नहीं जा पाया प्रोजेनी में, जैसे बोलते हैं ना कि क्रोमोसोम 2 पार्ट में बढ़ते हैं फिर वह दूसरे पीढ़ी में भेज दिया जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन मान लीजिए ट्रांसफर होने में कोई गलती हो गई, पेयर मतलब हम जानते हैं 23 पेयर होते हैं, तो केवल 23 क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं गैमेट के फॉर्म में। मतलब लेकिन मान लीजिए 23 से ज़्यादा ट्रांसफर हो गए या 2 जीन ज़्यादा 3 जीन हो गए, तो वहाँ पे बदलाव की वजह से, मतलब समझिए जीन में कोई भी गलती हो जाए अचानक, उसको बोलते हैं उत्परिवर्तनवाद। तो यह हुगो डिवरीज ने बोला था। उनका कहना था कि छोटे मोटे बदलाव से, छोटे मोटे विविधताओं से नहीं होता है, मतलब जो डार्विन ने कहा वो गलत है, इससे नहीं होता है। अचानक कोई चेंजेस आ जाए सडन, तभी होता है। जो जीन में कोई अचानक बदलाव आ जाए तब ऐसा हो सकता है। दोनों सही है लेकिन अलग अलग लेवल पर सही है। तो उन्होंने क्या किया था, नए जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती है, बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। उत्परिवर्तन होता क्या है, इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य, देखिए उत्परिवर्तन हुआ, मान अचानक कोई चेंज हुआ तो कोई अचानक जाति बनेगी। जैसे अचानक कोई ऐसे मतलब समझिए कि एलियन टाइप का, मतलब कुछ भी बन सकता है, कोई पता नहीं है, ये मतलब निश्चित नहीं है क्या बनेगा, इसलिए बोलते हैं उत्परिवर्तन को अनिश्चित बोलते हैं। सबसे पहले बनता है उसको उत्परिवर्तक बोलते हैं, तो इसलिए थर्ड पॉइंट लिखा है आपका कि अनिश्चित होते हैं, पता नहीं कब क्या बन जाए। सभी जीव जंतुओं के उत्परिवर्तन के प्राकृतिक सब में बदलाव कुछ न कुछ होते रहते हैं, लेकिन इतना नहीं होता है कुछ नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह के बदलाव होते, कभी कभी आप सुनते हैं ना किसी के पेट से हाथ पैर निकल गया, तो वो सब इसी के पार्ट हैं, उत्परिवर्तन के पार्ट हैं। तो यहाँ से होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ ये हो गए जीव विकास। मैंने सब कुछ कवर किया है, हालांकि मैं लाइन टू लाइन फॉलो नहीं किया हूँ, लेकिन मैंने बताया आपको सब कुछ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रीडिंग भी लगा सकते हैं। तो आपका खत्म हो गया क्या, जैव विकास का सिद्धांत। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट हम लोग पार्ट को कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ल्यूसेंट का बायोलॉजी सीरीज हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेमोरी ऑफ बायो। मैं हूं डॉक्टर सुमित शुक्ला। आज हम लोग पढ़ेंगे आनुवंशिकी। हम लोग ल्यूसेंट के जीव विज्ञान के सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप पुरानी वीडियो न देखे हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग पूरा ल्यूसेंट बायोलॉजी खत्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आनुवंशिक लक्षण क्या होता है, तो वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। और किस कारण से ये ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसफर होने की विधि क्या है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग, उसी के अध्ययन को बोलते हैं आनुवंशिकी। उसी को अध्ययन को बोलते हैं आनुवंशिकी। सबसे पहले इसके बारे में जानकारी ऑस्ट्रिया के निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, इसीलिए इनको आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। आनुवंशिकता का पिता कौन है, ग्रेगर जोहान मेंडल। अब बात करते हैं उन्होंने किया क्या था। तो उन्होंने अपना खोज मटर के पौधे पर किया था। मटर के पौधे पर उन्होंने क्या किया, 2 मटर के पौधे लिए, मतलब 2 मटर के पौधे लिए, और उन्होंने सबसे पहले क्या कराया, एक जोड़ी क्रॉस करवाया। क्या, एक जोड़ी क्रॉस, मतलब उन्होंने सबसे पहले एक गुण के 2 विपरीत वंशागति का अध्ययन किया, फिर उसके बाद 2 जोड़े क्रॉस कराया। अभी हम लोग समझाते हैं उसके बारे में आपको, एक जोड़ी क्रॉस और 2 जोड़ी क्रॉस होता क्या है। उससे पहले आप कुछ समझिए, एलील क्या होता है, युग्म विकल्पी क्या होता है। देखिए मान लीजिए कोई एक गुण है, लंबाई का गुण है, तो कोई जीन उसके लिए होगा, कोई जीन उसके लिए होगा जो उसको लंबा करने में, जो कोई कारक ऐसे होंगे जो उसको लंबा करने में हेल्प करेंगे प्लांट को, तो वह कारक जीन होगा। जीन के देखिए अब छोटा भी होता है पौधा, तो उसका भी कोई कारक होगा। तो जीन के 2 फॉर्म हो गए, 2 विभिन्न विपर्यायी रूप हो गए।
सिंपल सी बात, ऐसे बात करें कि एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूप होते हैं। जैसे कि मान लीजिए लंबाई की बात करें तो छोटा बड़ा दोनों हो सकता है। तो छोटे के लिए एक अलग जीन होगा, बड़े के लिए एक अलग जीन होगा। इसीलिए दो फॉर्म को हम लोग एलील बोलते हैं। जीन तो बड़ा हो गया, जीन के दो टाइप हो सकते हैं। बड़ा करने जीन के मतलब कोई जीन लंबाई पे काम कर रहा है, अब इसके दो जीन हो सकते हैं, एक छोटा करने में काम कर रहा है, एक बड़ा करने में काम कर रहा है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि किसी इसके दो युग्म विकल्पी हो गए या दो जीन हो गए। एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी कहता है। मतलब कारक तो जीन हो गया आपका और दो इसके फॉर्म हो गए, उसको युग्म विकल्पी कहा जाता है। तो अब हम लोग समझते हैं अपने क्रॉस के बारे में, एक संकरीय क्रॉस के बारे में। एक संकरीय क्रॉस में उन्हें एक गुण के बारे में अध्ययन करना है। मेंडल ने उस गुण को लंबाई को वह चुना। तो लंबाई में देखिए एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है, मतलब कारक दो कारक हो सकते हैं, आपस में इन्हें युग्म विकल्पी कहा जाएगा। एक कारक को जो लंबा करता है उसको हम लोग कैपिटल टी से लिखते हैं, जो छोटा करता है उसको स्मॉल टी से लिखते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा पौधा लिया जिसमें देखिए हर में दोनों प्रेजेंट रहेंगे, जो मतलब दो प्रेजेंट रहेंगे। ये कैपिटल टी भी हो सकता है, हर पौधे में दो प्रेजेंट होते हैं। ये कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, और एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी भी हो सकता है, और दोनों स्मॉल टी भी हो सकते हैं। मतलब पॉसिबिलिटी कुछ भी है, लेकिन उन्होंने ऐसे पौधे को चूज किया जिसमें दो कैपिटल टी थे और एक दूसरा पौधा जिसमें दोनों स्मॉल टी थे। मतलब जिसमें दोनों कैपिटल टी है वो तो पक्का बड़ा होगा, लंबा पौधा होगा। जिसमें दोनों स्मॉल टी है वह पक्का छोटा होगा। मान लीजिए लेकिन कोई ऐसा पौधा होता है जिसमें एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तब वह क्या होगा। तो इसके लिए उन्होंने एक लॉ दिया कि मान लीजिए कोई दो है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी दोनों प्रेजेंट है किसी में, तब क्या होगा। उस लॉ का नाम था प्रभाविकता का नियम। इस लॉ के तहत एलील भले ही दोनों हैं, इसमें भले ही दोनों युग्म विकल्पी हैं, मतलब कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, लंबा करने वाला भी है, छोटा करने वाला है, लेकिन इसमें से एक युग्म विकल्पी जो होगा वह प्रभावी होगा, मतलब उसी का इफेक्ट गुण में शो करेगा। तो लंबाई की बात करें उसमें कैपिटल टी होता है, मतलब अगर कैपिटल टी प्रेजेंट है तो पौधा लंबा होगा ही, भले ही स्मॉल टी प्रेजेंट हो। इसी को प्रभाविकता का नियम बोलते हैं। तो लिखा गया आपकी बुक में, एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में संकरण करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। मतलब दोनों भले कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों आ गए, लेकिन उसमें से जो प्रभावी है वही दिखाई देगा, जो अप्रभावी है वह नहीं दिखाई देगा। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देते हैं। लेकिन देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी होने के बावजूद वो लंबा है, स्मॉल टी प्रेजेंट है लेकिन वो लंबा है। लेकिन भविष्य में जब कभी यह गुण दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होगा, ये कारक मतलब ये जीन जो एलील है अपना, जो स्मॉल टी है, अगर वो दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होगा तो वहां पे वो अपना काम शो कर सकता है। अगर वहां पर भी कैपिटल टी प्रेजेंट नहीं है, अगर वहां पे दूसरा मालिक कहीं ट्रांसफर हुआ किसी अगले जनरेशन में स्मॉल टी और वहां उसके साथ कैपिटल टी नहीं है, तब वह वहां पे अपना काम शो करता है। मतलब वो अपनी काबिलियत नहीं खो देता है, लेकिन कैपिटल टी के या प्रभावी एलील के प्रभावी युग्म के प्रेजेंट में वह शांत रहता है या अपना काम नहीं कर पाता है। इसी को बोलते हैं प्रभाविकता का नियम। और देखिए मैंने बोला भी ना कि कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर दूसरे जनरेशन की बात करें, दूसरे जनरेशन स्मॉल टी जा रहा है तो वो अपना काम करेगा, दूसरे जनरेशन में कैपिटल टी जा रहा है तो वह अपना काम करेगा। जैसे बात कर लेते हैं ये डायग्राम्स की, कि तो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है। अगर मान लीजिए दूसरा जनरेशन होता है, इनका स्वपरागण होता है, तो कैपिटल टी अपना अलग जाएगा, स्मॉल टी अपना अलग काम करेगा। दोनों से इन्हें कोई मतलब नहीं रहेगा, जब तक ये पौधे में है तब तक मतलब रहता है। तो इसी को दूसरा लॉ बोला जाता है। लॉ का नाम है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम मतलब लक्षण कारकों जीनों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं। युग्म जब बनेगा तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे और इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्म में पहुंचता है। मतलब युग्म तो बने अलग अलग, एक कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा, और यह युग्मक में केवल एक ही पहुंचेगा और वहां वह अपना काम शो करेगा। इसी को बोलते हैं शुद्धता का नियम, युग्मकों के शुद्धता का नियम। उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी स्मॉल टी का है तो मिक्स बन गया बीच वाला, ऐसा नहीं होगा। ये या तो बड़ा ही होगा या तो छोटा ही होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर कुछ चीज़ें याद करनी है जो कि आपके फर्स्ट क्लास में एक संकरी क्रॉस का रिजल्ट होता है। एक संकरी क्रॉस के आपसे पूछे फिनोटाइप का रेशियो क्या होता है तो आपको बोलना है 3:1। जीनोटाइप का रेशियो पूछे तो 1:2:1।
फिनोटाइप 3:1 मतलब जो बाहर से दिखाई दे रहा है, तो 3 पौधे लंबे होंगे, एक पौधा छोटा होगा। 3 पौधे लंबे होंगे, एक पौधा छोटा होगा। जीनोटाइप के अनुपात का पूछा जाए आपसे, तो एक 1:2:1। 1 मतलब कि दोनों कैपिटल टी और जो 2 है वहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, जो 1 है स्मॉल टी मतलब कैपिटल टी वाले एक होंगे, स्मॉल टी वाले एक होंगे, मिक्स वाले 2 होंगे। तो ये भी आपको याद करना, जीनोटाइप का रेशियो 1:2:1 होता है। उसके बाद हम बात करें आपके द्विसंकरीय क्रॉस के बारे में, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। द्विसंकरीय क्रॉस में क्या होता है, 2 गुण को लिया जाता है। तो मेंडल ने क्या लिया था, हम कोई भी क्रॉस करें तो कोई भी गुण ले सकते हैं, लेकिन मेंडल ने क्या लिया था, उन्होंने एक गुण तो लिया था कि मटर के बीज का गोला होना या झुर्रीदार होना, दूसरा लिया था रंग पीला होना या हरा होना। तो वो देखिए, जो प्रभावी है उनको एक तरफ रखा था उन्होंने, और जो अप्रभावी है उनको एक तरफ रखा था। तो गोला और पीला रंग बीज का प्रभावी होता है, इसलिए उन्होंने एक तरफ उसको रखा, मतलब एक प्लांट में लिया। दूसरा प्लांट जो लिया वो दोनों अप्रभावी, जिसमें हरे और झुर्रीदार थे, उनको लिया। तो इसके बाद उन्होंने क्रॉस कराया। आपको रेशियो याद करना, ज़्यादा क्रॉस से मतलब नहीं है, क्योंकि आप में इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। अगर आपको लेकिन वीडियो पूरा डिटेल में समझना है तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे इसका वीडियो अपलोडेड है कि डिटेल में कैसे समझते हैं इसको। तो उन्होंने क्रॉस कराया, उसका जो रिजल्ट आया वो आपको याद करना है। जो फिनोटाइप का रेशियो आया था वह था 9:3:3:1। जो जीनोटाइप का अनुपात था वो था 1:2:1। फिनोटाइप का अनुपात 9:3:3:1, जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1। ये पूरा है 1:2:1, 2:4:2:1:1। आपको ये अच्छे से याद करना है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं अगर लिखने के लिए कि 12:12:4:21:21। कैसे 12:12:4:21:21 बोल के देखिएगा। 12:12:4:21:21, पहले इधर 12:12 लिखिएगा, फिर इधर 4:4 लिखिएगा, फिर बीच में इधर 12:12 लिखिएगा 2 बार, इधर 21:21 लिखिएगा, फिर बीच में एक 4 लगा दीजिएगा, तो आपको याद हो जाएगा। या ऐसे कीजिए, इधर से भी शुरू कीजिए, मतलब लेफ्ट साइड से भी शुरू कीजिए, राइट साइड पे भी शुरू कीजिए, 1:1 लिख के 1:2, इधर भी 1:2, फिर 1:2, फिर 1:2, तो आपको बन जाएगा। वो ज़्यादा आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है याद करने का, आप याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये जो 2 लॉ मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे, ये प्रभाविकता का नियम और पृथक्करण का नियम, यह उन्हें एक संकरी क्रॉस से मालूम हुआ था। लेकिन जो ये हमारा एक संकरी क्रॉस से मालूम हुआ था, लेकिन जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ द्विसंकरी क्रॉस से क्या मिला। तो द्विसंकरी क्रॉस से एक तो ये रेशियो मिला, उसके बाद एक वेट फॉर मिनट। तो द्विसंकरी क्रॉस उन्होंने ये बताया कि जो 2 गुण हम लोग ले रहे हैं, जैसे बीज के, एक तो उसके कलर का, एक उसके गोलापन या झुर्रीदार बीज, तो इन दोनों कैरेक्टर में भले ये लोग हम एक साथ ले रहे हैं, एक प्लांट में प्रेजेंट है, लेकिन आपस में कोई मतलब नहीं है। ये एक दूसरे को कभी इफेक्ट नहीं करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि झुर्रीदार है तो झुर्रीदार है, बीज झुर्रीदार है तो कलर भी हरा होगा, खराब वाला होगा। झुर्रीदार हो के भी पीला हो सकता है या पीला हो के भी झुर्रीदार हो सकता है। इसमें कोई वो नहीं है, कोई डिपेंडेंट नहीं होते हैं दूसरे के, गुण हमेशा स्वतंत्र होते हैं। बस इसी को तीसरा नियम उन्होंने दिया था, स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। तो ये उनका थर्ड लॉ था। 2 लॉ पहले से आए थे एक संकरी क्रॉस से, तो तीसरा लॉ था द्विसंकरी क्रॉस से आया था। उसके बाद आता है लिंकेज। लिंकेज मतलब सहलंग्नता। देखिए इसका क्या मतलब होता है, सिंपल सी भाषा में बताता हूँ आपको कि कोई जीन है, एक गुणसूत्र कोई है, उस पर जीन है। देखिए गुणसूत्र ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। तो कोई गुणसूत्र ऐसा है जिसमें के जो जीन है वो अगल बगल ही हैं, दूसरे अलग अलग गुण वाले जीन हैं लेकिन अगल बगल हैं, तो हमेशा वो एक साथ ही ट्रांसफर होंगे। एक बार फिर सुनिएगा, कोई गुणसूत्र है जिस पे मान लीजिए 2 जीन हैं, वो जीन अलग अलग गुण वाले हैं, अलग अलग गुण उनका काम है, लेकिन वो एक साथ हैं तो वह दूसरे पीढ़ी में एक साथ ट्रांसफर भी होंगे। तो यही होता है संलग्नता का नियम। तो यह मेनली हम इसकी बात करते हैं किसकी, लिंग संलग्नता जीन, मतलब सेक्स लिंक्ड जीन, लिंग संलग्न जीन। तो इसमें क्या होता है, सेम वही कैरेक्टरिस्टिक, जो चीज़ें, जो जीन लिंग संलग्न गुणों को एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं,
वास्तव में X गुणसूत्र परिस्थिति जीन ही लिंग संलग्न जीन कहे जाते हैं। इसका मतलब सिंपल सा इतना है, मैंने बोला आपको कि कोई एक गुणसूत्र है, उस पर अगर 2 जीन है तो दोनों एक साथ ट्रांसफ़र होते हैं। कई बार ऐसा होता है, हमेशा नहीं, कुछ केस में ऐसा होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सहलग्नता। तो जब हम बात करते हैं सेक्स लिंक जीन की बात, मतलब लिंग संलग्न जीन की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, जो चीज़ें, जो गुण रिस्पॉन्सिबल है लिंग के लिए, वो भी एक साथ ही जाती हैं, तो इसी को बोलते हैं लिंग संलग्नता जीन। इसके लिए लिखा गया आपके, वास्तव में X गुण पर स्थित जीन ही लिंग संलग्न जीन कहे जाते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव नर तथा मादा दोनों पर पड़ता है। देखिए Y जीन होता है वो केवल मेल, केवल नर में है, लेकिन X जीन दोनों में है, मादा और नर दोनों में। तो X जीन पर जो लिंकेज होता है, मतलब जो हमारा संलग्न होता है, वह दोनों को प्रभावित करता है। बस जो मैंने स्टार्टिंग बोला आपको, संलग्न जीन होता क्या है, उसका मतलब सिर्फ इतना होता है। इसकी डिस्कवरी मार्गन ने किया था। यह डिजीज़ मनुष्यों में कई लिंगों में संलग्न गुण दिखा जाता है, जैसे कि हमारे गंजापन की बात करें, यह भी इसके वजह से होता है। हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिस, मतलब बहुत सारे ज़्यादा बाल, जैसे बोल दो कि कान में भी बाल होते हैं तो उसको हाइपोट्राइकोसिस बोलते हैं। ये सब हमारे हो गए जो कि संलग्न जीन की वजह से होते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। इसका मतलब सिंपल सा, इसका खोज किया था मॉर्गन ने। उसके बाद हमारा आता है ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले गुणसूत्र को खोजने वाले, नाम देने वाले थे W. वॉल्टेयर। नाम देने वाले, खोजने W. वॉल्टेयर ने इसका नाम दिया था। गुणसूत्र में ही हमारे आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं, मतलब जो ट्रांसफ़र होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उसको जीनोम कहते हैं। यह गुणसूत्र पे पाए जाते हैं। अगर यह गुणसूत्र कोशिका द्रव्य के अंदर है, गुणसूत्र अगर कोशिका द्रव्य के अंदर है तब तो सिंपल से गुणसूत्र, लेकिन अगर बाहर है तो उसको प्लाज्मा जीन बोलते हैं। मतलब केंद्रक द्रव्य से बाहर है, कोशिका द्रव्य के अंदर है, तब उसको प्लाज्मा जीन बोलते हैं। सब चीज़ें आपको समझनी है। फिर बात करते हैं कि मानव में कुल 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। मतलब देखिए, पाए तो बहुत से आते हैं, ये 20 आवश्यक, ये भी लेकिन पूरी तरह सही नहीं, 10 आवश्यक होते हैं, 10 नॉन आवश्यक होते हैं। मतलब आवश्यक मतलब क्या होता है, जिसको हमें खाना में खाना पड़े, वो 10 ही होते हैं। इसमें 20 लिखा है, इसमें से 10 अपने बॉडी में बन जाते हैं, लेकिन आपको याद तो 20 ही करना है, क्योंकि आपके लेवल पे 20 है। तो 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। और उसके बाद हम बात करें ऑर्थन कॉर्नबर्ग की, तो उन्होंने डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की थी। डीएनए पॉलीमरेज का मतलब, पॉलीमरेज मतलब काटने वाला, तो जिसकी सहायता से डीएनए को बनाने का काम करता है। ये डीएनए संश्लेषण में हेल्प करता है, इसको डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। जहाँ पे एज लग गया वो एंजाइम है, तो आपको याद करना सिर्फ ऑर्थन कॉर्नबर्ग ने डीएनए पॉलीमरेज नाम के एंजाइम की खोज की थी, जो कि डीएनए का संश्लेषण करता है। मतलब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाता है। ऐसा समझिए कि एक जीन से दूसरा जीन का कॉपी करने का काम इसका होता है। यह आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए के लिए डीएनए पॉलीमरेज होता है। खोज कौन किया था? ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने खोज किया था। ये हो गया हमारा ह्यूमन जेनेटिक्स वाला पार्ट। कुछ चीज़ आपको याद करनी है कि W. वॉल्टेयर ने गुणसूत्र के बारे में खोज किया था। फिर ये ऑर्थन कॉर्नबर्ग ने डीएनए पॉलीमरेज के बारे में खोज किया था। एस. बेंजर ने जीन के आधुनिक विचारधारा दी गई। एस. बेंजर के द्वारा उन्होंने क्या किया, जैसे कि इनके अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्टोन होती है। अभी तक हम लोग सबसे छोटे लोग बात में जीन कहते थे कि जीन से ट्रांसफर होता है, कि उन्होंने खोज किया कि एक सिस्टोन होता है। मतलब जीन का वह काम जो काम कर रहा है उसको सिस्टोन बोलते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। जीन बहुत बड़ा होता है, जिनका कुछ पार्ट बनाता है प्रोटीन, उस पार्ट को सिस्टोन बोलते हैं। यही इनमें इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद ये हुआ हमारा ह्यूमन जेनेटिक्स, मानव आनुवंशिकी के बारे में। फिर आता है कुछ मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, मैं एक बार बताता हूँ, आप पढ़ेंगे वही मतलब निकलेगा, लेकिन मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक इंसान में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, मतलब 46 होते हैं गुणसूत्र, जिसमें से 44 मतलब 22 जोड़े होते हैं, वह किस्म को सेक्स से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन लास्ट के जो 2 होते हैं उनको निर्धारित करते हैं कि क्या लिंग होगा। देखिए, लास्ट में हमने बताया आपको 2 होते हैं, एक्स जैसे 2 जोड़े, मतलब एक इंसान में 2 होंगे, मतलब एक जोड़े, क्योंकि 23 पेयर होते हैं ना। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 22 का कोई मतलब नहीं है, 23वां वाले से मतलब है। मैंने आपको बताया कि एक जीन के एक कारक के 2 युग्म होते हैं, तो उसी तरह 23वें के 2 युग्म हो गए, या तो X या तो Y। तो
उसमें क्या होता है, अगर किसी में x और y दोनों प्रेजेंट हैं तो वह पुरुष होगा, अगर x और मतलब दोनों x ही प्रेजेंट हैं, x तो वह मादा होगी। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों y प्रेजेंट हों, तो दोनों x होंगे तो नर होगा और एक x एक y होगा तो मादा होगी। ये सिंपल सा होता है। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। मतलब शुक्राणु जो है 46 में से 23 देगा और अंडाणु भी अपने 46 में से 23 देगा, तो 23 मिलकर फिर से 46 बन जाएंगे। तो डिपेंड करता है वो, देखिए मादा है उसके पास तो x ही है तो हमेशा x ही देगी, लेकिन जो नर है उसके पास XY है। अगर वहाँ से शुक्राणु से x आ रहा है तो जो बच्चा है वह मादा होगी, लेकिन अगर Y आ रहा है तो वह नर होगा, जो बच्चा है वो भी नर होगा। तो कुछ इस तरह से होता है। कि क्या लिखा है, शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस में अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे वो जिनमें 23वीं जोड़े का x गुणसूत्र आता है अर्थात 22 + x। मैंने आपको सबको समझा दिया, कोई नई बात इसमें नहीं आएगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। अगर पढ़ना चाहते पढ़ लें, लेकिन जितना है आपके लिए काफ़ी है। फिर बात करते हैं जाइगोट क्या होता है। जाइगोट उसी को बोलते हैं जैसे 23 वहाँ से आया नर से, 23 माता से आया, 23 पिता से आया, तो मिलकर 46 बने। तो वो सबसे पहला स्टेप जिसके बाद बॉडी का निर्माण होगा, सब कुछ बनेगा, उसको सबसे पहले स्टेज को बोलते हैं जाइगोट या युग्म नज बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा आज का आनुवंशिकी टॉपिक खत्म हुआ। इसमें कोई डाउट हो, मैं आई होप आपको डाउट आ सकते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जो भी डाउट हो मैं क्लियर कर दूंगा। हालांकि इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आप मेरे आई बटन को भी क्लिक कर सकते हैं या वीडियो अपलोडेड है वहाँ भी जाके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट में सब कुछ एक्सप्लेन किया। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान के बारे में।